Good morning, guys. Welcome back to my channel. And today we will be doing chapter number 1. So, before we do chapter number 1, एक मिनट रुको, पहले मुझे ये कनेक्ट करने दो. यप. तो चैप्टर नंबर 1 से करने से पहले सबसे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वेलकम. एंड शर्म की बात है कि तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो, जाके सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देखो, ठीक है? अगर वो नहीं देखी और सीधा इस टॉपिक पे टपक पड़े हो तो सबसे पहले जाके सिलेबस वाली वीडियो देखो, उसमें जाके लिस्ट बनाओ या स्क्रीनशॉट लो. अगर ले चुके हो ऑलरेडी तो वेल एंड गुड. बट आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है? Now, chapter number 1 is very easy chapter. And chapter number मैं किसके बेसिस पे करवा रही हूँ? टैक्समैन के बुक से. अगर तुमने 2023 की प्लेलिस्ट देख ली है तो उसमें जो चैप्टर 1 था वो 10 ईयर के अकॉर्डिंग था, जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बट मैं इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ. तो मैम हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हमारा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन एंड ऑडिट प्लानिंग, ये टॉपिक्स आने वाले हैं. तो इसमें मैम इतने सारे टॉपिक्स आने वाले हैं. ये वाले टॉपिक्स बहुत ही सिंपल है, मतलब तुम एक बार सुनोगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि तुम अपनी कहानियां खुद लिख सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो जब भी मैं कोई चैप्टर करवाऊंगी मैं ये जरूर बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो, इंपॉर्टेंट ना होना इज नॉट द मेजर इशू, बट इशू ये है कि हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना मिस कर दे, ठीक है? सो अगर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो अगर हमें किसी भी फ्रेंड को चैप्टर नंबर 1 समझाना है तो हम क्या बोलेंगे? भाई तू क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाइयो, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन जरूर समझ ले मेरे से, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन बीइंग द मोस्ट important topic of this particular chapter and following the rest. Now, हमारा कितना हो गया? अगर हमारा लेट्स से हम मैम चैप्टर नंबर 1 कर लेते हैं तो ये जो आपने सिलेबस का स्क्रीनशॉट लिया था उसमें से हमारा कितना हो जाएगा? सो अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, आई विल बी डन विद दीज टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1, अगर मैं सिर्फ एक चैप्टर नंबर 1 करके जा रही हूँ, ठीक है? नाउ एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो विच इज लेटेस्ट, आई विल बी शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट सो दैट हमें पता चलता जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड हमारा कितना होता जा रहा है. फाइन. तो यूनिट 1 में अगर तुमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है तो यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर स्लिप. फाइन. नाउ अच्छा, अब एक चीज मैं चैप्टर से आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ऑडिटिंग का मतलब बताना चाहूंगी, बिकॉज बहुत लोगों को ऑडिटिंग का मतलब ही नहीं पता, ठीक है? आखिर ऑडिटिंग करते क्यों है? सो ये है हमारे शेयर होल्डर. शेयर होल्डर इज वन हु ओन्स द कंपनी, ठीक है? जिसने अपना पैसा उस कंपनी में लगाया है. एंड ही इज द डायरेक्टर हु रन्स द कंपनी, जिसे हम मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ये क्या लेता है? ये लेता है प्रॉफिट्स, ठीक है? और ये लेता है अपनी सैलरी, ठीक है? सो लेट्स से 2024 एंड हुआ, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के इसे थमा दी शेयर होल्डर को कि भाई इस साल ना हमें $10,000 का लॉस हुआ है, तो तुम प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, बट मैंने अपनी सैलरी तो ले ली है, ठीक है? बट हमें लॉस हुआ है. सो एज अ शेयर होल्डर मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है? सो मैं क्या करती हूँ? मैं एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करती हूँ, थर्ड पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, जो मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहा, दैट इज द ऑडिटर. एंड वो फिर चेक करता है कि जो डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, मैनेजमेंट को दी, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, क्या वो ठीक है या नहीं, वेदर इट इज फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब एनी मिसस्टेटमेंट. एंड देन शेयर होल्डर ट्रस्ट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
ठीक है। सो बेसिक आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ऑडिटिंग होता क्यों है और आखिर ऑडिटिंग हम कर क्यों रहे हैं। अगर तुम बेसिक पढ़ने वालों, ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, तो ये सब रटने वाली बात हो गई, समझने वाली बात नहीं हुई। ठीक है। अब ये तो हो गया शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आखिर ऑडिटिंग की क्यों जरूरत पड़ी। अब मैं बताती हूँ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से क्यों जरूरत पड़ी। लेट्स से मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। ठीक है, मैं 50,000 रुपए कमाती हूँ एंड आई डिसाइड टू इन्वेस्ट 40,000 लेट्स से इन XYZ कंपनी। ये मेरी बहुत ही हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, अब इसका किस बेसिस पे मैं ये इन्वेस्ट करूंगी। मैं कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के इन्वेस्ट करूंगी, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, क्या वो इतना पैसा कमा रही है, क्या वो मेरा रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्या वो मेरे पैसों को एलोकेट अच्छे से करेगी या नहीं करेगी। सो एज एन इन्वेस्टर मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अपना डिसीजन बनाती हूँ। सो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हो, दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं कैसे देखूंगी एज एन इन्वेस्टर कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, मैनिपुलेटेड नहीं है। बाय द साइन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, सो एज एन इन्वेस्टर मैं ऑडिटर पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ने साइन की है, देन दे आर मोर क्रेडिबल, दे आर मोर ट्रस्टवर्दी। फाइन। सो एज एन इन्वेस्टर मुझे उस कंपनी में क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब बैंक की बात करते हैं। लेट्स से एक कंपनी का डायरेक्टर आता है बैंक से, $50,000 का लोन ले ले। बैंक कहता है मैं तुझे किस बेसिस पे ये लोन दे दूं। सो बैंक क्या देखेगा, फर्स्ट थिंग जो बैंक देखेगा इज द फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स है, कितने नॉन करंट एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, क्या वो मॉर्टगेज रख भी पाएगा या नहीं रख पाएगा। सो अगेन बैंक को भी डाउट होता है, कैसे मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट कर लूं। क्या पता कंपनी के पास सिर्फ 10 रुपए का एसेट हो और उसने फाइनेंशियल में 10 लाख का दिखा रखा हो। ठीक है, सो एज अ बैंक अथॉरिटी भी मैं इस पे कैसे ट्रस्ट कर लूं। मैं कैसे ट्रस्ट करूंगी, विद द साइन ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने साइन किया हुआ है, सो आई विल बिलीव दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो तुम्हें समझ में आ रहा है कि एज एन ऑडिटर हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बिकॉज हमारे ऊपर कितनी पार्टीज रिलाई कर रही होती है। So if you are an auditor, be happy. If you are studying auditing, be happy because तुम्हारा बहुत मेजर रोल होने वाला है। ठीक है। नाउ मैम आपने बहुत ज्यादा लंबा मतलब समझा दिया है, अब समझ में आ गया ऑडिटिंग का। अब हम ऑडिटिंग का मतलब नहीं रटेंगे, मतलब रटेंगे बट समझ में आ गया। ठीक है, अब तुम्हें ये प्लेलिस्ट कैसे करनी है तो ठीक है, जैसे मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स है उसका 90% ऑफ टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड है। मैम कहा, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, आप कह रहे हो 90% कवर भी हो गया। हाँ जी, और 10% मैंने कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर मैम ये आप 90% कवर बोल रहे हो, वो कहाँ है। ठीक है, वो मैं दिखा देती हूँ, रुको। सो अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे एंड तुम ये वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, आई होप ये सबको दिख रही होगी। हम्म, ठीक है। अगर तुम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुम्हें ये सारी वीडियोस दिखेगी। अभी के लिए ये शेड्यूल्ड है बट ये तुम्हें दिख गई होगी। ठीक है, नाउ यू विल सी दीज 3 वीडियोस, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो तुम्हें ये 3 वीडियोस देखनी है। फाइन। So you will have to watch these 3 videos on my channel. देख ली सबने। Now once you have watched these 3 videos, मतलब इन 3 वीडियोस में क्या क्या कवर होगा, आपका मीनिंग, आपका ऑब्जेक्टिव। सो अगर मैं वापस जाऊं तो ये सारी चीजें तुम्हारी
चैप्टर 1, 2, 3 वाली वीडियोस में कवर हो जाएगी, विच इज एज पर 2023। मैम ये चैप्टर 1, 2, 3 क्यों है? आपने तो चैप्टर 1 ही बोला। इस साल मैं करवा रही हूँ टैक्समैन की बुक से, ये रेफरेंस है 10 ईयर से। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस वीडियो के बाद सिर्फ नेक्स्ट का बटन दबाना है, ठीक है? नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड वॉचिंग दीज 3 वीडियोस, तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा। तो मैम अगर चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा तो फिर आप 10% कौन से टॉपिक्स बोल रहे हो? मैं 10% कौन से टॉपिक्स बोल रही हूँ? 10% इज दिस: ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रॉड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें उन 3 वीडियोस में नहीं मिलेंगे, एंड ये नए टॉपिक्स हैं जो आपके इस साल 2024 में आए हैं, ठीक है? अब ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बताती हूँ, जिसमें एज सच कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है? बिकॉज वही स्कैंडल्स रहेंगे, वही कंसेप्ट रहेगा। आज तुम चाहे मेरे से ऑडिटिंग का मतलब पूछो या 10 साल बाद पूछना, मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं सेम कंसेप्ट बार बार समझाऊं, जबकि मैं ऑलरेडी तुम्हें एक बार समझा चुकी हूँ, ठीक है? सो for the 90% coverage of this particular chapter, you have to watch 3 videos on my playlist. मैम कहीं जाना पड़ेगा नहीं, सिर्फ नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैंने सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दी है, तुम्हारी एक ही प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द 10% जो हमने नहीं पढ़ा था उन 3 वीडियोस में, ठीक है? अब 10% में 2 टॉपिक्स आते हैं, विच इज ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है? पिछले साल मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आपने टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग कवर नहीं किया है, सो इन केस अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आई विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट बिफोर दैट मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले वो 3 वीडियोस देख कर आओ, फिर आके इस पर्टिकुलर 2 टॉपिक को करना, बिकॉज 90% कवरेज इज ऑलवेज बेटर देन 10% कवरेज। फाइन, सो जाओ और जाके पॉज करो यहाँ पे वीडियो, डुप्लीकेट करो टैब, एंड वो 3 वीडियोस देख कर आओ, समझ कर आओ सब कुछ, एंड देन वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? नाउ वंस यू हैव डन वॉचिंग, तो ये मैं क्या समझ रही हूँ इस टाइम कि तुमने 3 वीडियोस देख ली है और फिर से तुम इस वीडियो पे कूद कूद कर आए हो, ठीक है? नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, अब हमें ऑडिटिंग का मतलब समझ में आ गया। हर ऑडिटर को 2 टर्म्स जरूर पता होना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है? दोनों का क्या मतलब होता है? ये टर्म्स अगर तुमने अपने आंसर में डाल दिया, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है? एंड नॉट इवन इम्प्रेस्ड, तुम्हारे इंटरव्यू में अगर तुमने ये 2 टर्म्स यूज कर ली, योर इंटरव्यू विल बी लाइक, ओ लड़की पढ़ी लिखी है, ठीक है? सो ये टर्म्स बहुत ही यूज होती है इन डे टू डे वर्किंग, इन डे टू डे लाइफ ऑफ एन ऑडिटर। नाउ व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट कुछ नहीं होता, प्रोफेशनल जजमेंट होता है KTE, दैट इज नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है? सो एवरी ऑडिटर शुड हैव नॉलेज, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, आज IFRS 15 है, उसमें कुछ न्यू स्टैंडर्ड्स में लेट्स से कुछ अमेंडमेंट्स आई है, ठीक है? सो एज अ ऑडिटर मुझे इन सब चीजों से अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है? अपडेशन दैट इज द नॉलेज, माई नॉलेज शुड बी अप टू डेट। ये नहीं कि मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रही हूँ एंड मुझे IFRS 15 के अंडर रूल्स ही नहीं पता। फाइन, सो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, आई शुड गेट इनफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब लेट्स से मैं EY में काम कर रही हूँ,
EY ऑब्वियसली प्रोवाइड्स यू विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, चाहे वो मंथली ट्रेनिंग हो या क्वार्टरली ट्रेनिंग हो, जिससे तुम नॉलेज अप टू डेट हो, तुम सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर सब जानते हो, एंड देन कम्स योर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जब तुम एक क्लाइंट पे जाते हो तो उस टीम में एक्सपीरियंस ऑडिटर्स भी होने चाहिए। वाई? बिकॉज ऑडिटिंग करते हुए कुछ ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पे जजमेंट लगती है, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग लगता है, जहाँ पे तुम्हारी नॉलेज और एक्सपीरियंस लगती है। मैम, एग्जाम्पल, लेट्स से डेप्रिसिएशन। अब एक कंपनी का तुम ऑडिट करने गए, लेट्स से रिलायंस कंपनी का, ठीक है। रिलायंस कंपनी ने बोला कि हम 10% के रेट से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने एसेट्स को। सो यहाँ पे तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट लगनी चाहिए कि वाई दे आर यूजिंग द रेट ऑफ 10%। फाइन, योर जजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। क्या इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज भी ऐसे फॉलो कर रही है? क्या इन्होंने प्रीवियस ईयर 10% ही किया था या इस साल ही 10% ले आया है? सो योर जजमेंट, ठीक है। कहीं भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे एक ऑडिटर को अपना जजमेंट के बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, मटेरियलिटी, ठीक है। मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी इज द अमाउंट जहाँ पे वो मिस स्टेटमेंट्स एक लेवल पे डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पूरा जजमेंट के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन जो 50,000 से ऊपर होगी उसे हम मटेरियल कंसिडर करेंगे, मतलब उसके लिए हम आगे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। सो ये 50,000 कैसे आया? दिस कम्स विद द प्रोफेशनल जजमेंट। फाइन। तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में बढ़ता जाता है, काम करते रहते हो, तुम्हारे जजमेंट इम्प्रूव होती रहती है, राइट। नाउ अगर मैं लेमैन के टर्म में तुम्हें समझाऊं, अगर तुम गाड़ी चलाते हुए अगर तुम न्यू ड्राइवर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा रोड पे जजमेंट थोड़ा गलत हो जाता है, तुम साइड में नहीं देख पाते या साइड से ठुक जाती है। बट जैसे जैसे तुम्हें सालों हो जाते हैं तो तुम्हारा जजमेंट कि हाँ भाई, इस पतली रोड से निकल जाएगी, इस पतली गली से निकल जाएगी। सो योर जजमेंट, ठीक है। सो प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है? जहाँ पे अपना KTE लगाता है ऑडिटर, एंड उस ऑडिटिंग प्रोसेस में डिसीजंस लेता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। Now the second terms that come, which is actually very common, is professional skepticism. Skepticism means alert. I have to be alert. मैम, alert का मतलब क्या हुआ? Let's say तुम ABC कंपनी का ऑडिट करने गए, ठीक है। उसने PPE के लिए एक इनवॉइस दिया, ठीक है। एंड नाउ you have to be alert. You have to be very cautious. क्या ये इनवॉइस, क्या ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है? क्या ये कंपनी का ही है? क्या ये सही अमाउंट है? क्या ये नकली तो नहीं है? क्या ये फिक्टिशियस तो नहीं है? सो you have to be alert to fraud or errors in the company. Fine. तुम्हें एज एन ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तुम्हें ये नहीं कि जो मैनेजमेंट ने बोला बिलीव कर लिया, बस आंखें बंद करके और फटाफट से ऑडिटिंग प्रोसेस खत्म करने की जल्दी में पड़े हो। नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी कॉशियस। फाइन। लेट्स से अब तुम्हें मैनेजमेंट ने बोला कि हमारी कंपनी में CCTV है, ठीक है, और लेट्स से वो डायमंड इंडस्ट्री में है। फाइन। नाउ एज एन ऑडिटर तुम वो कहते हो कि जाओ और जाके मेरे लिए CCTV फुटेज लाओ, मुझे सब कुछ देखना है कि कंपनी में कैसे प्रोसेस चल रहे हैं। एंड मैनेजमेंट इज वेरी रिलक्टेंट टू शो यू CCTV फुटेजेस। नाउ यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी क्वेश्चनिंग माइंड कि क्यों आखिर मैनेजमेंट हेसिडेंट कर रहा है, कि मैनेजमेंट इज रिलक्टेंट टू शो यू द रिकॉर्डिंग्स। क्यों मैनेजमेंट फटाफट से तुम्हारे लिए एविडेंसेस नहीं ला रहा है? why it is taking them so long, why they are saying no to showcase you evidences? So जो भी कंपनी मैनेजमेंट हमें एविडेंस देती है
इन दी ऑडिटिंग प्रोसेस। हमें उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हमें उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें उनसे अलर्ट रहना है, बिकॉज यू नेवर नो कंपनी में क्या फ्रॉड और एरर्स के चांसेस हो। फाइन, so you have to be always alert as an auditor. Now, अब पता है क्या होता है, जब मैं बच्चों को ये बताती हूँ ऑडिटिंग का मतलब, ठीक है, दैट कम ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हम ऑडिटर को लायबल कर सकते हैं अगर उसने कोई फ्रॉड और एरर नहीं पकड़ा कंपनी में? तो क्या कंपनी आके हमारे हमारे सर पे बैठ सकती है कि डूड, कंपनी में फ्रॉड था और तुमने पकड़ा भी नहीं? नो, आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एरर्स एंड फ्रॉड इन द कंपनी। वाई? मैं तुम्हारी कंपनी में आई हूँ ओपिनियन एक्सप्रेस करने। किसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने? तुम्हारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर, अगर तुमने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली है, तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है? मुझे इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देना है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ठीक है। मेरा एक्चुअल में काम ये है, और ये मैं कैसे देती हूँ ओपिनियन? बेस्ड ऑन द एविडेंसेस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। सो उन्हें मैं पूरा वेरीफाई करती हूँ, एग्जामिन करती हूँ, एंड फाइनली मैं अपने ओपिनियन पे रीच करती हूँ, ठीक है। अगर कोई एरर, फ्रॉड मेरे उस प्रोसेस में पकड़ा आता है, तो मैं जाके TCWG को, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करती हूँ कि ड्यूरिंग द ऑडिटिंग प्रोसेस मुझे तुम्हारे कंपनी में ये फ्रॉड या एरर मिला है। फाइन, एंड मैं फिर देखती हूँ कि उन पर्टिकुलर फ्रॉड और एरर से क्या इम्पैक्ट आ रहा है मेरी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ये मेरा काम है एज एन ऑडिटर। एंड मेरा काम ये नहीं है कि मैं जाके सारे फ्रॉड डिटेक्ट करूं, सारे एरर्स देखूं कंपनी में। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है मैनेजमेंट ने, ठीक है। मैं क्यों आई हूं? मैं सिर्फ ओपिनियन देने आई हूं ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। मैं फ्रॉड और एरर के लिए कब लायबल होंगी? जब तुम मुझे स्पेशली एम्प्लॉय करोगे, स्पेशली रखोगे फ्रॉड पकड़ने के लिए, ठीक है। सो अगर तुम्हें एक फील्ड पता होगी, दैट इज द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, और यू कैन से फॉरेंसिक ऑडिटिंग, ठीक है। ये फील्ड्स होती है जहाँ पे ऑडिटर को रखा जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, इन ऑर्डर टू सी कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है। उस कंडीशन में तुम मेरी आके शर्ट पकड़ सकते हो कि डूड, तेरे को तो इसी के लिए रखा था ना, तुझसे ये भी नहीं हुआ, ठीक है। बट एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर तुम मेरी कॉलर आके नहीं पकड़ सकते कि तुमने फ्रॉड और एरर डिटेक्ट नहीं किया। फाइन, फिर ऑडिटर कर क्या रहे? कंपनी में अगर मैम आपने बोल दिया कि फ्रॉड और एरर, तो वो डिटेक्ट करेगा नहीं, और अगर आएगा तो वो बता देगा TCWG में, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अब एक वर्ड समझो, और ये एज अ क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे एग्जाम में, सो प्लीज ये ध्यान से समझना। बहुत बच्चे ये आंसर रट लेते हैं, बट उन्हें मतलब नहीं समझ में आता। एज अ रिजल्ट मैं पेपर में उल्टा लिख के आती हूँ आंसर, ठीक है। सुनो अब मेरी बात। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। अब जिसको ये दो मतलब नहीं पता, ठीक है, मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अब जिसको ये दो वर्ड्स का मतलब नहीं पता, वो तो आंसर रटने बैठ जाएगा, ये वाला इंटेलिजेंट बच्चे आंसर रटने बैठ जाएंगे। बट जिन्हें ये मतलब पता है इन दो वर्ड्स का, उसे रटने की जरूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी सुनो, कहानी में मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। कहानी क्या है इसके पीछे की? वॉच डॉग कौन होता है? एंड
ब्लड हाउंड कौन होते हैं? देखो, लेट्स से एक जो डॉग का है मास्टर, इसका ये ठीक है, इसका नाम है मिस्टर एस और इसका नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, ये है डॉग के मास्टर। इनका ये घर है, इनका ये गेट है। ठीक है, यहाँ से गेट से बाहर लोग पास करते हैं डेली बेसिस पे, और ये इनका कुत्ता बैठा हुआ है। ठीक है, अब जो ये कुत्ता है, ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी है अपने मास्टर को बचाना। ठीक है, ये आपका कुत्ता है। हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ उन लोगों पे भौंकता है, ठीक है, जिस पे इसको लगता है कि मेरे मास्टर को खतरा है इससे। ठीक है, लेट्स से कोई पत्थर फेंक रहा है तो उस पे भौंक देगा कि मेरे मास्टर को ना लग जाए। सो ये क्या है? ये सिर्फ उन पे भौंकेगा जिस पे इसे लगता है कि यार मेरे मास्टर को डेंजर है। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है? ये सिलेक्टिवली भौंक रहा है जिस पे इसको शक होता है। राइट, तो ये हो गया आपका वॉच डॉग। ब्लड हाउंड कौन होता है? ब्लड हाउंड एक ऐसा कुत्ता है जो सब पे भौंके जा रहा है, सब पे भौंकता जाता है। उसे लगता है कि सभी इसके दुश्मन है, मेरे मास्टर के तो सभी दुश्मन है, मैं सब पे ही भौंकता रहता हूँ। तो तुम दोनों कुत्तों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो? एक कुत्ता ऐसा है जो सिर्फ भौंकेगा जब उसे लगेगा कि भाई ये मेरे एनिमी है मास्टर का। और ये ब्लड हाउंड कौन होता है? जो सब पे भौंकता रहता है। ठीक है, तो ऑडिटर कौन है? आपका ऑडिटर एक वॉच डॉग है। ठीक है, वो सिर्फ इंटरेस्ट देखेगा ओनर्स का। ठीक है, सो वो सब पे शक नहीं करके बैठेगा। वो उसे जहां सस्पिशियस लगेगा, उसे जहां प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करके वो कुछ इवेंट्स पे ही अपना शक डालेगा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड। ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। वो डिटेक्शन नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें डिस्कवर नहीं करेगा थॉरोली, मतलब 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, so this you have to understand that auditor is a watchdog and not a bloodhound. Fine. So auditor cannot be called as a detective. Fine. So ये समझ में आया सबको? This was the important part, because सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। सब समझते हैं कि मैम अगर मैंने एक ऑडिटर को हायर किया है तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड और एरर तो डिटेक्ट करेगा ही करेगा, फिर मैं उसे पैसे क्यों दे रहा हूँ, ऑडिट फीस क्यों दे रहा हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट टॉपिक, जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर नहीं किया था और तुम्हें नहीं समझ में आया होगा कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो तुम्हें ये पूरा आंसर लिखना है जो भी मैंने समझाया, कि हाउ ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ईच एंड एवरी फ्रॉड और एरर इन द company. Now, the second topic, which was not covered in those three videos, was the techniques of auditing. Techniques of auditing. First technique is the examination of the documents and record. So, जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? आपको इनवॉइसेस मिलते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट्स मिलती है, आपको मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स जनरेट करी होगी। सो हमें सब कुछ एग्जामिन करना पड़ता है। मैम एग्जामिन का मतलब, लेट्स से कोई सप्लायर से इनवॉइस आया है। ठीक है, अब उस सप्लायर का नाम, कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से आया है। ठीक है, सो ये सब किस बेसिस पे होता है? सैम्पलिंग बेसिस पे। सारे के सारे इनवॉइसेस तो मैं चेक करती हूँ नहीं, बट जो कर रही हूँ वो मैं अच्छे से एग्जामिन करती हूँ कि क्या कोई फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया मेरे सामने, कोई नकली डॉक्यूमेंट तो नहीं दे दिया, किसी और कंपनी का तो डॉक्यूमेंट नहीं दे दिया। सो एज एन ऑडिटर आई हैव टू एग्जामिन whether it belongs to my company only or not. फिजिकल एग्जामिनेशन, ये मेनली होता है इन्वेंटरी काउंटिंग। सो लेट्स से आपका वेयर हाउस है एक यूएस में। सो ऑडिटर इंडिया से यूएस जाता है एंड उस वेयर हाउस में जाके काउंटिंग परफॉर्म करता है कि जितनी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेट्स से मैंने लिखा हुआ था कि मेरी वेयर हाउस में 10,000 टायर्स है,
तो क्या वो एक्चुअल में 10,000 ही है? क्या वो सिर्फ 2,000 तो नहीं है? तो दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, जब ऑडिटर एक जगह से दूसरी जगह जाके फिजिकली खुद जाके चेक करता है। The third is the observation. Observation is when you observe. नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। ऑब्जर्वेशन में लेट्स से तुम्हारी कंपनी का एक कंट्रोल है कि जब भी कोई एम्प्लॉय सुबह सुबह आता है तो उसे अपना आईडी पंच इन करना है, प्लस थंब, ठीक है, बायोमेट्रिक्स। तो ये दो तुम्हारी कंपनी के रूल्स है। तो जब ऑडिटर तुम्हारी कंपनी में ऑडिट करने आया तो उसने ऑब्जर्व किया क्या ये दोनों चीजें एक्चुअल में फॉलो हो भी रही है या नहीं, या सिर्फ मुझे पागल बनाने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, सो ही ऑब्जर्व्स कि आखिर कंपनी में वो प्रोसेसेस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू इज नथिंग बट द कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन किसी से भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अपने कॉम्पिटिटर से भी हो सकता है। ठीक है मैम, कैसे? लेट्स से सेल्स, सेल्स बात करते हैं 2023 एंड 24। ऑडिटर ने सेल्स के फिगर देखे, 23 में इट वाज 100 मिलियन सेल्स एंड 24 में इट बिकेम 250 मिलियन। बल्कि जो मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उनका रेस 100 मिलियन से सिर्फ 110 मिलियन पे है, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इट ऑलमोस्ट इंक्रीज टू 150%, मोर देन दैट इवन। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर आई हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल, आई हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, आई हैव टू एनालाइज इट कि इतना इंक्रीज क्यों आया है, कोई यहाँ पे मैन्युपुलेशन तो नहीं हुआ है। सो एनालिटिकल रिव्यू इज द कंपैरिजन। फाइन, आई विल कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर फिगर्स, आई विल सी कितना इंक्रीज हुआ है, और अगर इतना हुआ भी है तो फिर मैं मैनेजमेंट के पास जाके पूछूंगी व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस इंक्रीज। ठीक है, सो इंक्रीज हमेशा तुम्हें क्या बताता है कि आखिर ये परसेंटेज चेंज ठीक भी है या नहीं। फाइनली द लास्ट टेक्निक इज द इंक्वायरी एंड कॉन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, दोनों को पढ़ते हैं एक बार से। इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या होता है? लेट्स से करंट ईयर में मैनेजमेंट बोलती है कि हम डेप्रिसिएशन का मेथड रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। नाउ एज एन ऑडिटर यू नीड टू आस्क व्हाई आर यू डूइंग इट। तो अपने आप से तो पूछ नहीं लोगे, किससे पूछोगे? मैनेजमेंट से, अब चाहे वो डायरेक्टर हो, फाइनेंस डायरेक्टर हो, या कोई एम्प्लॉय हो। सो आई नीड टू इंक्वायर, आई नीड टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज द इंक्वायरी। बिकॉज उससे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये मैनेजमेंट ऐसा कर क्यों रही है, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डिसीजन। देन द कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन क्या होता है? कॉन्फर्मेशन होता है, लेट्स से बैंक बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज कि बैंक में $50,000 पड़े हैं। ठीक है, अब एज एन ऑडिटर मैं ये क्यों बिलीव कर लूं? मैं लेती हूँ कॉन्फर्मेशन, मैं बैंक को एक लेटर लिखती हूँ कि आई एम फ्रॉम EY, कुड यू प्लीज कंफर्म द बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। सो बैंक कहता है कि हाँ, इसका बैलेंस 50,000 है एज टू करंट डेट। सो आई एम टेकिंग कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा बैंक से कॉन्फर्मेशन लोगे, कभी कभी हम रिसीवेबल से भी लेते हैं कि आप इतना ओन करते हो कंपनी को या नहीं हो करते। ठीक है, सो दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग: एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल रिव्यू, इंक्वायरी एंड कॉन्फर्मेशन। नाउ आई वांट टू टेस्ट ऑल ऑफ यू, आई वांट टू सी कितना तुम ध्यान दे रहे हो वीडियो पे या नहीं दे रहे। So I want you all to answer this in the comment section. Now, the question is, a
auditor, let's say, goes on the audit of ABC company, ठीक है? ठीक है, एबीसी कंपनी में वो ऑडिट करने गया है, उसका पीपी बैलेंस इज 50,000 एंड उसने 10,000 लिखा हुआ है दैट वी हैव sold this asset in the current year. So, as an auditor, which technique will you use to verify कि कंपनी ने आखिर ये एसेट सोल्ड किया है या नहीं किया, क्या ये कंपनी के पास अभी भी है या नहीं है, और अगर है तो किस कंडीशन में है, और अगर नहीं है तो तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि ये 10,000 का एसेट बिका है करंट ईयर में? ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन which technique of auditing will you use to verify the sale of PP in the ABC company in current year? Let me know in the comment section, guys. Pause video, मुझे आंसर चाहिए because I need to see whether you are guys are actually sleeping or whether you have just run the video and you are not even watching it. Now, in case you have watched those 3 videos plus this video, your chapter is over. Chapter number 1 is over. You are done with chapter number 1. Congratulations. So, chapter number 1 तुम्हारा हो चुका है. कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? अगर मैं टैक्समैन की बुक देखूं, अगर मैं 10 ईयर की बुक देखूं, सो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर से. बस ये 2 ऐसे क्वेश्चंस मुझे दिखे बुक में जहां पे तुम थोड़ा सा लुढ़क सकते हो कि मैम ये क्या आ गया. ठीक है, सो फ्रॉड एंड एरर ये दोनों ही मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है. द ऑडिटर इज द वॉचडॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड. Prevention detection is the main objective. So the answer should be yes or no? No. The main objective of the auditor is to express the opinion on the financial statement कि आखिर वो true and fair view है या नहीं. तो ये पूरा हमें explain करना है. Fine. फाइनली, आई नो सब बोल रहे होंगे मैम आपने 3 वीडियो वो दिखा दी, एक आपने इसमें टाइम पास कर दिया, 4 वीडियो एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, पागल हो गए हो आप. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. चैप्टर 1 इज फाइनली ओवर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर तुमने अभी तक नहीं किया है. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर.